हेलो फ्रेंड्स, आज है 13 मई 13 मई 2020 और आज के कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है काली रिवर डिस्प्यूट। काली रिवर जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर बहती है, उसको लेकर के भारत और नेपाल के बीच में बहुत बहुत पुराना झगड़ा है, तो उस चीज़ को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है येलो जर्नलिज्म, ठीक है। तीसरा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये कब मनाया जाता है। और उसके अलावा कुछ माउंटेन पासेज हैं, दर्रे जिनको कहते हैं हिंदी में, वो होते क्या हैं और कौन कौन से दर्रे हैं जो कि सिक्किम में हैं। सिक्किम के दर्रों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सिक्किम के दर्रों के ही बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद पांचवा है ऑपरेशन सागर, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक हैं और ब्रीफली हम इनको डिस्कस करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। उसके ऊपर आप इनको ले करके डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। मीन्स मैं यहाँ पर जो कुछ बताता हूँ वो इसलिए बताता हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसका मतलब है कि इसकी डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम जो मैं बता रहा हूँ, जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसके अलावा, ठीक है। जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपके प्री में काम आ सकती है। आपकी एक जनरल व्यू इस प्रॉब्लम को लेके या इस टॉपिक को लेकर के एक जनरल व्यू आपका बना सकती है। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो आपको इसको स्टडी करना होगा पूरा, यानी आपको अलग अलग सोर्सेज से, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे गूगल पे जाइए, चाहे यूट्यूब की वीडियो देखिए, कहीं पे भी जा करके आप इन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली देखिए कि इनके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सकते हो। हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जनरल ओवरव्यू ले लीजिए। जैसे आप रोज़ न्यूज़ सुनते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको याद हो जाती हैं चीज़ें, आप उसमें रम जाते हो, तो आपको इनमें रम जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं काली रिवर कहाँ पे है, काली रिवर डिस्प्यूट क्या है। भारत और नेपाल के बीच में अंग्रेज़ों के समय में 1816 में 1816 में एक संधि हुई थी। उस संधि को कहते हैं सगौली की संधि, ठीक है। अंग्रेज़ों ने नेपाल पे आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद नेपाल का बहुत सा हिस्सा भारत में आ गया था, जैसे उत्तराखंड का इलाका और उसके अलावा कुमाऊं गढ़वाल के जितने भी ये क्षेत्र हैं, ये उस समय नेपाल के हिस्से में हुआ करते थे। तो सगौली की संधि के बाद वो हमारे पास आ गए और उसके अलावा एक डिसाइड हुआ एक नदी के बारे में कि जो काली रिवर है वो नेपाल की जो पश्चिमी सीमा है, ठीक है। नेपाल कुछ ऐसे है, भारत की सीमा से लगा हुआ, और इसकी जो पश्चिमी सीमा होगी यानी ये वाली सीमा, ठीक है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो इस सीमा पे यहाँ पे कहीं पे बॉर्डर पे एक नदी बहती है जो कि पूरी तरह से भारत में है, ठीक है। इस नदी का नाम है काली नदी, ठीक है। इस काली नदी को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में अंग्रेजों के समय में 1816 में संधि के दौरान ये निश्चित हुआ कि ये नदी भारत में बह रही है। लेकिन जब अंग्रेजों ने डिमार्केशन किया, जब बाउंड्री बनाई, तो उन्होंने काली नदी को अलग अलग जगहों पे दिखाया। कुछ काली नदी का एरिया भारत में दिखाया, कुछ नेपाल में दिखाया। तो उसका प्रॉपर डिमार्केशन नहीं किया, उसका ठीक से डिमार्केशन नहीं किया, ये बताने के लिए कि कितना हिस्सा भारत के पास है और कितना उसके पास है, नेपाल के पास है। तो कुल मिला के बस ये कह दिया गया कि जो ये नदी है ये भारत के हिस्से में, ठीक है, जो पश्चिमी सिरे में बह रही है। तो उसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच में इस चीज़ को लेकर के तनातनी लगी रहती है, लेकिन उससे भारत और नेपाल के संबंधों में खटास कभी ऐसी आती नहीं है। लेकिन अभी जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, जैसे कि आप एशिया में चीन को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से नेपाल में दखल दे रहा है, ठीक है, और उसके अलावा नेपाल की राजनीति को प्रभावित करने के प्रयास कर रहा है, उसको तरह तरह के इन्वेस्टमेंट दे रहा है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ जो नेपाल में हुई कि जो चाइना की जो भाषा है, जो लिपि है, जिसको मैंडारिन कहते हैं, उस मैंडारिन भाषा की शिक्षा भी अब नेपाल में दी जाने लगी है। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना का प्रभाव किस तरीके से नेपाल पे पड़ रहा है, और चाइना और भारत के रिलेशंस को देखते हुए नेपाल का इस समय इस तरह के मुद्दे उठाना, ये एक खतरे की घंटी है हमारे और नेपाल के रिलेशंस के बीच में। और ये एक बहुत बड़ा संकेत भी है कि नेपाल के रास्ते चाइना हमें घेर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। काली रिवर की लोकेशन क्या है, कहाँ से बहती है, ठीक है। सगौली की ट्रीटी है, उसको याद रखिएगा, 1816 में सगौली की ट्रीटी के बाद ये काली रिवर का डिस्प्यूट पूरी तरह से सॉल्व हो नहीं पाया, ठीक है। तो इसी वजह से अभी ये सब चल रहा है। इसके अलावा भी अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि लिपू लेक दर्रा जो है उसको लेकर के भी चाइना नेपाल ने एक ऑब्जेक्शन दिया था कि ये जो लिपू लेक दर्रा है यहाँ से होते हुए क्यों निकाल रहे हो अपनी सड़क, ठीक है। तो उनको लेकर के, काली रिवर को लेकर के, काला पानी जिसको कहा जाता है, इन सब चीज़ों को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सी रही हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने की वजह से ये प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके बारे में इतना ही है। आप जो जानने लायक था, जो बेसिक था, वो मैंने बता दिया है।
सगौली की ट्रीटी आप देख लीजिएगा, सगौली की ट्रीटी का क्या संबंध है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है सगौली की ट्रीटी का किससे रिलेशन है, ठीक है, कब हुई, किसके किसके बीच हुई, ठीक है। अगला देखते हैं येलो जर्नलिज्म क्या है। ये छोटा सा टॉपिक है। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है फेक न्यूज़ का इस्तेमाल करना खबरों को सनसनीपूर्ण बनाने के लिए, या फिर किसी की इमेज को ख़राब करने के लिए, या किसी गलत उद्देश्य के साथ किसी गलत न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को, चीज़ों को मॉर्फ करके, या फिर किसी की इमेज है, किसी की फ़ोटो है, उसको मॉर्फ करके पेश करना, या किसी ने कुछ नहीं कहा था फिर भी उसका चेहरा लगाना और उसके नीचे लिख देना। जैसे कई बार आपने फेसबुक पे देखा होगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो चाणक्य ने नहीं कही हैं, लेकिन लोग चाणक्य की फ़ोटो लगा के उसके नीचे काफ़ी चीज़ें लिख देते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो अमिताभ बच्चन ने नहीं कही हैं या किसी भी सेलिब्रिटी ने नहीं कही हैं, लेकिन अपना जो नैरेटिव है वो उनकी फ़ोटो लगा के नीचे लिख देते हैं, और साथ में ये भी लिख देते हैं कि आप सहमत हैं तो आगे शेयर करें। तो ये इस तरह की जो फेक न्यूज़ है, इस तरह की जो कंटेंट्स हैं, ये बड़े ही खतरनाक हैं, क्योंकि जो फेक न्यूज़ है, जो सोशल मीडिया है, उससे हम बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं, और जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं वो हमारी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लेती है। इसी वजह से आज के समय में ये समस्या हुई है कि कोई सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा फील होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के समय में किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी बात समझाने से पहले डर लगता है कि कहीं ये भड़क ना जाए, और अगर मेरा दोस्त है तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं इससे मैं बोलूँ तो ये मेरी बात को पॉजिटिव लेने के बजाय, एक दोस्त समझ करके उस बात को समझने के बजाय, मेरी बात सुन करके उसका एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दे के मेरी बात को भी एक्सेप्ट करे, अपनी बात भी रखे, ऐसा कहने के बजाय वो मुझे कोई कड़वी बात कह देगा, इसका डर हमेशा लगता है, जिससे कि हमारे बीच के रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसका कारण यही है कि इसने हमारी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट किया है, ठीक है। जो हमारा नैरेटिव है वही हमारा सच बन चुका है। तो इस वजह से ये जो फेक न्यूज़ हैं ये बड़ी ही खतरनाक हैं, और इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो येलो जर्नलिज्म इसी नेगेटिव न्यूज़ का नाम है, इसी फेक न्यूज़ का नाम है, इसी फेक न्यूज़ से रिलेटेड जो जर्नलिज्म है, जो जर्नलिज्म फेक न्यूज़ के बेसिस पे चलता है, उसे क्या कहते हैं, येलो जर्नलिज्म कहते हैं। तो ये जो येलो जर्नलिज्म है, इसका रिलेशन किससे है, ये एक नंबर में कहीं पूछा जा सकता है, लेकिन इस पे येलो जर्नलिज्म पे एक एस्से लिखने को किसी भी रिटन एग्जाम में आ सकता है कि येलो जर्नलिज्म को लेकर के और इसके खतरों को लेकर के आप कुछ पॉइंट्स लिखिए, इस पे टिप्पणी कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए, और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे देश को, इसके बारे में लिखिए। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप इस चीज़ को, इस टॉपिक को कहीं येलो जर्नलिज्म लिख करके, इसको लेकर के एडिटोरियल्स आते हैं, आप उनको देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं एक वीडियो सीरीज़ और शुरू करने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं इंडियन एक्सप्रेस, जो कि मैं एक ऐसा न्यूज़पेपर समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा है, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल करके, वहाँ से कुछ एडिटोरियल निकाल करके, उसके बेसिक पॉइंट्स मैं एक छोटे से वीडियो में 8-10 मिनट के वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश किया करूँगा, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए कि ये जो मैंने बताया येलो जर्नलिज्म, इसको जा करके थोड़ा और पढ़ लीजिए, थोड़ा सा और यूट्यूब पे देख लीजिए, या कहीं अगर न्यूज़पेपर में, किसी ऑनलाइन न्यूज़पेपर में कहीं पर भी आपको मिलता है तो इससे रिलेटेड एडिटोरियल जो संपादकीय होता है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। वो काफ़ी काम आएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तीसरा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण जिले में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। किसके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 11 मई 1998 को ये परीक्षण किया गया, और उस दिन के बाद से ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल हम मनाते हैं, ठीक है। तो ये 11 मई याद रखिएगा, और इसके बारे में और अगर आप पढ़ना चाहें तो ऑब्वियसली आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और भी आप याद रखिएगा कि 1974 में जो 11 मई के अलावा भी भारत ने 1974 में एक परमाणु परीक्षण किया था। उस परमाणु परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। इसका कोई कोड नेम था या नहीं जो 1998 में हुआ था, वो आप सर्च करके कमेंट में लिखिएगा कि ये जो 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, उसका कोई कोड नेम था या नहीं था। और एक साथ एक चीज़ और देख लीजिएगा कि परमाणु परीक्षण करने के बाद परमाणु हथियारों की को बनाने की, उनके निर्माण की क्षमता रखने वाला भारत दुनिया के 8 देशों में से एक देश है। पूरी दुनिया में 8 देश हैं जो परमाणु हथियार बनाते हैं, भारत भी उनमें से एक है, ठीक है। ये याद रखिएगा। 1998 में भारत 6ठा देश बना था, ये भी याद रखिएगा कि 1998 में परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत 6 देशों में, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, जो कि परमाणु हथियार बनाते हैं, उनके ग्रुप में शामिल हुआ था। उस समय 6 देश हुआ करते थे, अब 8 देश, ठीक है।
अब बात करते हैं माउंटेन पासेस की, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सिक्किम के माउंटेन पासेस की बात कर रहा हूँ मैं, और सिक्किम के माउंटेन पासेस क्यों इम्पोर्टेंट है। माउंटेन पास क्या होते हैं, जैसे ये है आपका पहाड़, ठीक है, इसके बगल में एक पहाड़ की चोटी और है, ठीक है, और बीच में जो रास्ता जाता है, यही रास्ता, ये जो रास्ता है, इसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, पास, यानी दर्रा। तो ये जो दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्रा, ठीक है। तो ऐसे कई दर्रे हैं जिससे एक देश से दूसरे देश में जाया जा सकता है, ठीक है। सिक्किम में ऐसे ही 3 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है नाथुला दर्रा, दूसरा है नाथुला दर्रा, तीसरा है जेलेपला दर्रा, ठीक है। ये तीनों सिक्किम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय सिक्किम के इलाके के आसपास भारत और चीन के बीच में थोड़ी सी तनातनी चल रही है, इलाके को लेकर के, बाउंड्री को लेकर के, ठीक है। भारत और चीन को जो अलग करने वाली रेखा है, जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। लेकिन चीन इस मैकमोहन रेखा को मानता ही नहीं है, ठीक है। 1913 में जो है ये बाउंड्री डिसाइड की गई थी, ठीक है, मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा के डिसाइड होने के बाद, जब मैकमोहन रेखा डिसाइड हो गई, तो चाइना ने काफ़ी दिनों बाद ये कहा कि नहीं, हम इस रेखा को मानते ही नहीं है, ये बाउंड्री है ही नहीं। उसके बाद 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, तो भारत चीन ने अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया था। उससे पहले ही अक्साई चीन उसके हिस्से में चला गया था, उसने उस पर कब्जा कर रखा है। तो 1962 में अक्साई चीन जब गया, तो उसके बाद से उसने ये बोला कि मैकमोहन राय लाइन तो है ही नहीं, अभी अक्साई चीन भी हमारे हिस्से में है। और उसके बाद से उसने सारे जो है चीज़ें माननी बंद कर दी। भारत की ओर से जो भी बाउंड्री के क्लेम किए जाते हैं वो नहीं मानता है। 1987-88 का एक जो ईयर है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी कह रहा हूँ, राजीव गांधी के नेतृत्व में एक 2 सदस्यों का दल, एक चीन की तरफ से और एक भारत की तरफ से, ये दोनों मिलकर के समय समय पर मीटिंग करते हैं और इस बाउंड्री डिस्प्यूट को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिरी मीटिंग इसकी हुई थी 2009 या 2010 के आसपास हुई थी, या 2008 में हुई थी, आप देख लेना एक बार कब हुई थी। तो उसके बाद, उस आखिरी मीटिंग के बाद भी कोई सही समाधान, कोई परमानेंट समाधान इसका नहीं निकला है, ठीक है। तो वो ग्रुप बनाया था राजीव गांधी के समय में, वो 2 लोगों का डेलीगेशन बनाया गया था, एक हमारे यहाँ से, एक वहाँ से था, ठीक है, और वो इसी पे डिस्कस करता है। और अभी ये पासेस इंपॉर्टेंट क्यों है, पास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नाथुला दर्रा जो है, इसके पास एक लेक है जिसका नाम है पैंगोंग सा लेक, पैंगोंग सा लेक। इसी के आसपास जो है अभी थोड़ा धक्का मुक्की हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच में। उन्होंने एक दूसरे को पत्थर मारे, एक दूसरे को धक्के दिए, जिसकी वजह से दोनों तरफ के सैनिकों को काफ़ी चोटें आई हैं। आपस में बातचीत करके उन्होंने मामला सुलझा जरूर लिया है, लेकिन अभी ये टेंशन बनी हुई। तो ये जो पैंगोंग सा लेक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है ज्योग्राफी के सेक्शन में कि पैंगोंग सा लेक कहाँ पर है, ठीक है। तो ये पैंगोंग सा लेक चीन की सीमा के साथ, जो सिक्किम का एरिया लगता है, वहाँ तिब्बत में है ये पैंगोंग सा लेक, तिब्बत में जो चीन सिक्किम के साथ जो एरिया लगता है वहाँ पे। और किस पास के पास है, किस दर्रे के पास है, ये नाथुला दर्रे से लगी हुई है ये झील, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो है खारे पानी की झील है, ठीक है, ये याद रखिएगा। पैंगोंग सा लेक जो है वो नाथुला दर्रे के पास है। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है, और ये लेक जो है खारे पानी की झील है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि पैंगोंग सा लेक कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और नाकुला दर्रा, इन तीनों के मैप में जाकर के आप एक बार स्थिति देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर ये दर्रे हैं, किस किस जगह पर ये दर्रे बने हुए हैं, ठीक है। आखिरी न्यूज़ आइटम देखते हैं, ऑपरेशन सागर। इस ऑपरेशन सागर में ना, ये जो सागर है SAGAR, इसका एक फुल फॉर्म है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है, फिर भी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। बस ये एक लाइन में एक क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है कि भारत ने ऑपरेशन सागर किस लिए शुरू किया था, निम्न विकल्पों में से, या गिवन ऑब्जेक्टिव जो नीचे जो विकल्प दिए गए हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आप चुनिए कि किस लिए ऑपरेशन सागर चलाया गया था। तो ये जो ऑपरेशन सागर है वो इसलिए चलाया गया है क्योंकि भारत है, ये ऐसे ही भारत का नीचे का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है लंका, फिर यहाँ पे नीचे है कहीं मालदीव्स, और फिर जब इससे नीचे आप यहाँ इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे है अफ्रीका। अफ्रीका के बहुत से छोटे छोटे आइलैंड हैं, जैसे एक का नाम है सेशेल्स, एक का नाम है आपका मेडागास्कर, उसके बाद है आपका कोमोरोस, मेडागास्कर, कोमोरोस। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इन जगहों पे भी
ये गरीब देश हैं थोड़े, मतलब इतने भारत के अच्छे सहयोगी हैं ये, भारत इनका सहयोग करता है, तो ये अच्छी हालत में इतने नहीं हैं जैसे बाकी देशों की तरह। तो इस वजह से क्या है कि भारत ने इन आइलैंड नेशंस की, इन द्वीपीय देशों की मदद करने की इस समय घोषणा की है कि इस समय जबकि कोविड-19 की वजह से ये सारे देश भी परेशान हैं और इनको ज़रूरत है दवाइयों की, तो वो दवाइयाँ जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हैं वो, और उसके अलावा बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें जो कि कोविड-19 से निपटने में सहायक हो सकती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो सारे के सारे भारत जो है ऑपरेशन सागर के तहत यहाँ भेजेगा। ऑपरेशन सागर के तहत भारत इन देशों को कवर करेगा, मालदीव से होते हुए फिर यहाँ नीचे आएगा, यहाँ पे सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, इन सबको सहायता मुहैया कराएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सागर उसी का नाम है, और सागर का एक फुल फॉर्म भी है, और सागर का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि ये मदद आपको सागर के जरिए यानी समुद्र के जरिए ही पहुँचाई जाएगी। तो वेस्टर्न जो आपका हिंद महासागर है, उसके वेस्टर्न साइड में जो कंट्रीज़ हैं, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनको हेल्प करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ये ऑपरेशन सागर शुरू किया है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। डिटेल में देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नंबर में कहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय तो भारत और सभी देश एक दूसरे की कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ऑपरेशन का नाम वो दे देते हैं। जैसे ऑपरेशन एक समुद्र सेतु चलाया है, एक वंदे भारत वो चलाया हुआ है, ठीक है, जिससे कि हवाई जहाज़ से लोगों को बुलाया जाएगा। उसके अलावा भी भारत ने बहुत सी, मालदीव के अलावा भी मलेशिया की हेल्प करने के लिए भी बहुत सी उन्होंने एक जो है अलग से वो चलाया था, ठीक है, सेतु समुद्र करके चलाया था। तो इस तरह के जितने भी ऑपरेशन हैं, इनके नाम याद रखने जरूरी, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पता होना चाहिए कि इतने ऑपरेशंस चलाए थे, एक दिमाग में रखे रहिए कि ये ऑपरेशन चलाए थे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोविड-19 के समय में भारत ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया पूरी दुनिया को, उससे क्या पता चलता है कि हमारी कैपेबिलिटी इतनी है दुनिया को सपोर्ट करने की, क्या हम इतने सक्षम हैं कि दुनिया के बाकी देशों को भी सपोर्ट कर सकें, या हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा उस कंट्रीब्यूशन के बारे में बताइए, और उस कंट्रीब्यूशन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, भारत की स्थिति विकसित या विकासशील देशों के बीच में कैसी छवि बनाती है, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो ये आपके लिए कैसे हो सकता है, इसलिए ये सारे जितने भी वो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनको अपने दिमाग में रखिए कि किसके किसके लिए वो चलाए गए थे और किस समय चलाया गया, और उसके थ्रू कितने रुपए का सामान या किस किस तरह का सामान भारत ने भेजा, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ, भारत ने जिस तरह का सामान भेजा उससे हमारी क्षमता भी पता चलती है। अगर हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बना करके पूरी दुनिया को दे रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इस मेडिकल फील्ड में भी हम काफ़ी आगे हैं, ठीक है, और हम इतना प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स भी दिए हैं दूसरे विकासशील देशों को, तो उससे ही पता चलता है कि भारत की क्षमता है कि इस तरह के इक्विपमेंट्स वो बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस दोनों जगह आ सकते हैं, रिटन एग्जाम में भी और प्री एग्जाम में भी। प्री एग्जाम में छोटा सा ये आ सकता है कि इसका रिलेशन किससे था, ठीक है। येलो जर्नलिज्म पे और ये जो आखिरी टॉपिक था, इन पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिएगा, कुछ ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से येलो जर्नलिज्म पर, और अपनी तरफ से जितने भी क्वेश्चन भारत सरकार कर रही है दूसरे देशों को मदद करने की कोविड-19 के टाइम में, उस पर भी कुछ ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल मैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ फिर आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।